नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का यूरोप बारूद के एक बड़े ढेर पर खड़ा था, जिसमें आग लगाने के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। अगर देखा जाए, यूरोप की अर्ध शताब्दी से पहले इस तरह घटना घटित हो रही थी कि अब अधिक समय तक शांति स्थापित नहीं रखी जा सकती थी यूरोप में। यूरोप के सभी देशों में अस्त्र की प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी, जैसे फ्रांस प्रसा युद्ध हो गया, बर्लिन सम्मेलन हो गया या बल्गेरिया का प्रश्न हो गया। ये सब अप्रिय घटना थी। अगर हम बात करें, जो संपूर्ण विश्व को एक भयंकर आग की लपेट में ले गई। इस समय तक संपूर्ण यूरोप दो सशस्त्र गुटों में बढ़ चुका था। पहला गुट मित्र तथा संयुक्त राष्ट्रों का था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, श्याम, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राजील, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका देश शामिल थे। और दूसरा गुट था केंद्रीय शक्तियों का था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की थे। अगर देखा जाए, 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य जो युद्ध शुरू हुआ, वह धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में संसार के लगभग सभी राष्ट्रों ने, अधिकांश स्त्री पुरुषों ने इसमें हिस्सा लिया इस युद्ध में, और सभी लोगों ने इस युद्ध में कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य किए। और वास्तव में ऐसे घोर विनाशकारी युद्ध इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। 1914 से 1918 तक लड़े जाने वाले प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के सभी देशों ने कुछ न कुछ सहयोग अवश्य दिया था, और यह युद्ध तत्कालीन यूरोपीय देशों और उससे संबंधित राष्ट्रों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का एक बहुत बड़ा योगदान था, एक बहुत बड़ा विस्फोट था। यह उपनिवेशों के बंटवारे के लिए साम्राज्यवादियों के मध्य एक संघर्ष था, जिसमें अनेक छोटे राष्ट्र उसी प्रकार पिस गए जिस तरह गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। अगर हम बात करें, इसका जो मूलभूत कारण की आड़ में और भी अनेक छोटे मोटे ऐसे कारणों का समावेश हुआ, जिसमें युद्ध की प्रज्वलित होने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता दी गई। अगर हम बात करें, जर्मनी ने स्वयं को सैनिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कई उपाय किए। स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को यह सिखाया जाने लगा कि जर्मनी उन्नत देश है और सबसे अधिक बलवान है। युवकों में यह भावना भरी जाने लगी कि जर्मनी के अतिरिक्त अन्य देश अयोग्य या हीन हैं। वास्तव में जर्मन लोगों का यह सिद्धांत बन गया कि शांति केवल स्वप्न की बात है, जबकि युद्ध एक आवश्यकता है, जिसके न होने पर संसार गंदे पानी की तरह सड़ने लगेगा। और जर्मनी ने स्थल सेना और नौसेना की शक्ति को बढ़ाया, और स्वयं जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय स्वभाव से सैन्यवादी था। अगर हम बात करें, जो क्रांति होने क्या कारण था, अगर हम बात करें राष्ट्रीयता की भावना, फ्रांस की राजक्रांति द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ। इस राष्ट्रीयता तेजी से विकास वीना कांग्रेस के बाद संभव हुआ, और इसी राष्ट्रीयता की भावना के बाद इटली और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। राष्ट्रवाद ने एक ओर तो राष्ट्रों के निर्माण को प्रेरित किया, परंतु दूसरी ओर उग्र राष्ट्रवाद के कारण पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होने लगे थे। अगर हम बात करें, प्रथम विश्व युद्ध में जो कूटनीति संधियां हो रही थी आपस में, वह भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अगर देखा जाए, सैन्यवाद का प्रशिक्षण या शास्त्रीकरण, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में सैनिकवाद पनप रहा था। इसका मूल कारण राष्ट्रीयता या आर्थिक प्रतियोगिता का तनाव था। विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक शंका और ईर्ष्या बढ़ने लगी थी, और यूरोप के सभी देश अपने सैनिक शक्ति में वृद्धि करने लगे थे। अगर देखा जाए, जर्मनी ने अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना आरंभ किया, तो यह कार्य इंग्लैंड के नाविक शक्ति के लिए एक चुनौती माना जाने लगा था। इसके परिणाम स्वरूप नाविक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी थी। अगर हम बात करें दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में साम्राज्यवाद का आर्थिक प्रतिद्वंद्विता भी सामने आता है इतिहास में। 20वीं शताब्दी के आरंभ से विश्व में दो प्रकार की प्रगति हुई। एक तो जिन देशों के पास धन था, तो जिनका औद्योगिकरण तीव्र गति से हुआ था, और उनमें अधिक धन कमाने और अपने तैयार माल को बेचने के लिए बाजार प्राप्त करने की इच्छा रहती थी। ऐसे देशों में इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी प्रमुख थे। ऐसे देशों में आर्थिक प्रतिद्वंदिता साम्राज्यवाद से संलग्न भी थी, और ये देश अपना औपनिवेशिक विस्तार आर्थिक आवश्यकता का कारण करना चाहते थे। और दूसरी प्रगति उन देशों की थी जो अभी कृषि उद्योग के संतुलन की स्थिति से गुजर रहे थे। ऐसे देशों में फ्रांस और इटली भी माने जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, जो
सम्राट विलियम कैसर का जो चरित्र था, जर्मनी के सम्राट विलियम कैसर का चरित्र युद्ध का एक कारण था। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी और क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी नीति विश्व प्रभुत्व का सर्वनाश। उसने सम्राट बनने के पश्चात जल और थल सेना का अत्यधिक विकास किया। महायुद्ध के समय उसके पास 18 लाख सैनिक थे और वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी से भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। और वह कहा करता था कि परमेश्वर ने हमें संसार के सभ्य बनाने का कार्य सुपुर्द किया है, विलियम कैसर कहा करता था। अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये सारी घटनाएं प्रथम विश्व युद्ध के होने का कारण भी मानी जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध एक महाविनाशक युद्ध था और जो इसका तत्कालिक कारण था दोस्तों, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंध 1908 ईस्वी से बिगड़े हुए थे और जो 1914 तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। सर्बिया के कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने सर्ब इस्लाव आंदोलन के प्रभाव में आकर इस्लावों की मुक्ति के लिए अनेक गुप्त संस्थाएं बनाई थी और इनमें एक संस्था काला हाथ भी था। इस संस्था ने संगठन मृत्यु नामक दूसरी संस्था से मिलकर बोस्निया के गवर्नर पोर्टियोरेके की हत्या की योजना बनाई, किंतु इसी समय उन्हें यह पता चला कि ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड बोस्निया के सरकारी यात्रा पर आने वाला है, तो उन्होंने युवराज का हत्या का षड्यंत्र रचा। सर्बिया की सरकार के उच्च अधिकारियों ने उन व्यक्तियों को हथियार और गोला बारूद दिए और बोस्निया की सीमा में प्रविष्ट कराने की प्रबंध भी किया। युवराज की यात्रा का मुख्य उद्देश्य बोस्निया में स्थिति 15वीं और 16वीं सेना का वार्षिक निरीक्षण करना था और इसी सूचना के आधार पर षड्यंत्रकारियों ने हत्या की योजना बनाई। आर्क ड्यूक और उसकी पत्नी 28 जून 1914 को बोस्निया के प्रमुख शहर सेराजीवो गए और दुर्भाग्य से यह दिन सर्बिया के लिए शोक दिवस था। जब शाही दल सेराजीवो के टाउन हॉल की ओर जा रहा था, तभी एक षड्यंत्रकारी गेवरीलो प्रिंसिप ने गोली चला दी और जिससे युवराज फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी मारी गई और इस घटना ने यूरोप के युद्ध को ज्वाला से धकेल दिया। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की हत्या की प्रतिक्रिया क्या थी, युवराज की हत्या का समाचार ऑस्ट्रिया पहुंचते ही वहां का क्रोध लहर उत्पन्न हुआ। सरकार ने इसके लिए सर्बिया को दोषी माना। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री बर्स्टोल ने सर्बिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निश्चय किया। अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए, डॉक्टर बिजनर को युवराज की हत्या का जांच कार्य सौंपा गया था, किंतु डॉक्टर बिजनर ने अपनी रिपोर्ट में कहा इस हत्या में सर्बिया की सरकार का शामिल होना नितांत असंभव है। यह सत्य है कि सर्बिया में वर्षों से एक प्रभावशाली समिति नरोडना ओडबराना समस्त सर्ब लोगों की राजनीतिक एकता के लिए प्रयत्न कर रही थी। यहाँ एक गुप्त आतंकवादी संगठन भी काम कर रहा था जिसका नाम संगठन या मृत्यु है, जो प्राय हत्याएं किया करता था। सर्बिया की सरकार उससे अप्रसन्न थी और उसे भय था कहीं कारण ऑस्ट्रिया युद्ध न छिड़ जाए। वीना में नियुक्त सर्बिया के राजदूत ऑस्ट्रिया के अधिकारियों को सूचना दी थी कि यदि युवराज सेराजीवो पहुंचे तो उनके संकट पड़ जाने का डर है, फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ऑस्ट्रिया का प्रधान सेनापति कोनराड भी सर्बिया की इस हत्या के लिए दोषी मानता था और उसके विरुद्ध युद्ध करना चाहता था, क्योंकि सम्राट फ्रांसिस जोसेफ सर्बिया से युद्ध के पक्ष में नहीं था और उसका भय था सर्बिया के विरुद्ध युद्ध करने से रूस से भी युद्ध करना पड़ सकता है। और हंगरी के प्रधानमंत्री तिज्जा ने भी सर्बिया के विरुद्ध युद्ध का विरोध किया था। अगर देखा जाए, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया को अल्टीमेटम, ऑस्ट्रिया जर्मनी के समर्थन के बिना सर्बिया से युद्ध करने का खतरा नहीं उठा सकता था। अतः ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री बर्स्टोल ने सम्राट फ्रांसिस की ओर से जर्मन सम्राट को पत्र लिखकर ऑस्ट्रिया की नीति को स्पष्ट की और जर्मनी के सहयोग का अनुरोध किया। जर्मनी ने 5 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया की सरकार को सूचित किया कि सर्बिया के संबंध में वह जो निर्णय करेगा उसका जर्मनी पूर्ण रूप से समर्थन करेगा और इस समर्थन को जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया को कोरा चेक देना माना गया। और ऑस्ट्रिया की सरकार 23 जुलाई को सर्बिया के अल्टीमेटम दिया, जिसमें उसकी शर्तों को 48 घंटे की अवधि तक मानने को कहा गया। ऑस्ट्रिया ने अपनी चेतावनी में सर्बिया पर 1909 ईस्वी के समझौते का उल्लंघन करके ऑस्ट्रिया के विरोधी प्रचार को प्रोत्साहित करने और हत्या के षड्यंत्र की जानकारी होते हुए भी उसे न रोकने और हत्या के बाद षड्यंत्रकारियों को दंड न देने का आरोप लगाया था। अगर हम बात करें दोस्तों, सर्बिया के उत्तर को असंतोषजनक मानकर अस्वीकार कर दिया गया और 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सर्बिया ने स्वयं भी युद्ध का स्वागत किया और अपना उत्तर भेजने से पहले ही उसने सार्वजनिक लामबंदी भी आज्ञा दे दी थी। अगर देखा जाए, युद्ध रोकने का प्रयत्न भी किया गया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ था। युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अगले दिन रूस को यह सूचना मिली तो ऑस्ट्रिया ने
बेलग्रेड पर बम वर्षा की तो रूस के युद्ध मंत्री ने जार को पूर्ण सैन्य सज्जा की आज्ञा देने के लिए तैयार कर लिया। रूस की सेना की लामबंदी के कारण जर्मनी के युद्ध में प्रवेश करना अनिवार्य हो गया और 31 जुलाई 1914 को जर्मनी ने रूस को 12 घंटे का अंतिम चेतावनी दी, जिसमें उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध समस्त सैनिक तैयारियां समाप्त करने के लिए कहा। रूस ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और इसलिए 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस घोषणा से पहले ही जर्मनी ने फ्रांस के सरकार से पूछा था कि रूस और जर्मनी के बीच युद्ध होने पर उसकी क्या नीति रहेगी। इसके उत्तर में फ्रांस के मंत्री ने कहा था कि हमें अपने हितों के अनुसार निर्णय करना पड़ेगा, किंतु इसके बाद फ्रांस ने भी अपनी सेनाओं को कूच करने की आज्ञा दे दी थी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी दिन इटली ने अपनी तटस्थता की घोषणा की और इस प्रकार यूरोप के सभी प्रमुख देश युद्ध में सम्मिलित हो गए थे। अगर हम बात करें इंग्लैंड का युद्ध में प्रवेश, इंग्लैंड के विदेश मंत्री ने आखिरी समय तक युद्ध रोकने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें निराश होना पड़ा। फ्रांस और रूस के साथ किए गए समझौते के अनुसार इंग्लैंड फ्रांस और रूस का साथ देने को बाध्य नहीं था, तो फिर भी उनकी सहानुभूति फ्रांस के साथ थी। 1905-1912 ईस्वी तक प्रत्येक संकट के समय इंग्लैंड ने फ्रांस का समर्थन भी दिया था। अगर हम बात करें दोस्तों तो 4 अगस्त अर्धरात्रि तक जर्मनी की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर ब्रिटेन ने रात्रि को ही जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। 4 अगस्त 1914 को ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में प्रवेश करते ही यूरोप की सभी बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध आरंभ हो गया था और कुछ ही समय पश्चात यूरोप और एशिया के कुछ अन्य राज्य भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। अगर हम बात करें इटली मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल, 3 अगस्त 1914 को इटली ने इस आधार पर तटस्थता की घोषणा की कि उसके मित्रों ने स्वयं युद्ध आरंभ किया है और संभवतः इटली दोनों गुटों से लाभ उठाना चाहता था और उसकी तटस्थता की घोषणा के बाद से जर्मनी और मित्र राष्ट्र उससे अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। अंत में मित्र राष्ट्रों ने उसे 26 अप्रैल 1915 की लंदन की गुप्त संधि द्वारा अपने गुट में सम्मिलित कर लेते हैं इटली को और संधि के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने, अगर हम बात उसे ट्रिटोनो, ट्रिस्ट, दक्षिण टाइरोल, गरीजिया, गडिश्का और इरिट्रिया और अल्बानिया द्वीप समूह पर इटली का आधिपत्य स्वीकार करने के इसके अतिरिक्त तुर्की के एशियाई क्षेत्र के एक भाग पर भी उसका प्रभाव स्थापित करने और अफ्रीका में जर्मन प्रदेश का कुछ भाग देने का आश्वासन भी किया था। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित होना। 4 अगस्त 1914 को अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने घोषणा की अमेरिका के अधिकांश नागरिकों की सहानुभूति मित्र राष्ट्रों की ओर थी। जो ही युद्ध की अग्नि भड़कती यह स्पष्ट होने लगा कि अमेरिका अपनी तटस्थता की नीति पर स्थिर नहीं रहेगा। अगर हम बात करें इस प्रकार 1917 में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। प्रथम, रूस में बोल्शेविक क्रांति के कारण उसने जर्मनी संधि कर युद्ध से अपने को अलग कर लिया था और इससे मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमजोर बन गई थी। अगर हम बात करें मार्च 1916 में जर्मनी ने फ्रांस के एक यात्री जहाज ससेक्स को भी डुबा दिया जिसमें बहुत से अमेरिकी नागरिक घायल हुए थे। इस घटना के बाद 18 अप्रैल 1916 को अमेरिकी सरकार ने जर्मनी की चेतावनी दी यदि वह अपना पनडुब्बी युद्ध तुरंत बंद नहीं करेगा तो अमेरिकी सरकार को उससे राजनीतिक संबंध समाप्त करने पड़ेंगे। 31 जनवरी 1917 को जर्मनी की सरकार ने अमेरिका को सूचित किया कि 1 जनवरी 1917 वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी जहाजों के विरुद्ध जर्मन पनडुब्बियों द्वारा आक्रमण पुनः आरंभ कर दिए जाएंगे। मार्च 1917 में जर्मनी ने 5 अमेरिकी व्यापारी जहाजों को डुबा दिया। इससे अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और उसने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से युद्ध ने सही मायनों में विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया और यह युद्ध ऐसा था जिसमें न केवल यूरोप के बड़े राष्ट्र शामिल थे बल्कि उसके उपनिवेश जैसे अफ्रीका हो गए, मिस्र हो गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को और अंतिम चरण में सुदूर पश्चिम और संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका गणराज्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। अगर हम बात करें दोस्तों जो मित्र राष्ट्र थे संयुक्त राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया देश थे यूनान जैसे और केंद्रीय शक्ति में जो सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी या बुल्गारिया और तुर्की मुक्त थे। अगर हम बात करें तो यह युद्ध काफी व्यापक युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चला और विश्व के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व युद्ध था। इसमें 30 राज्यों के लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया और इससे पूर्व विश्व के किसी भी युद्ध में इतनी संख्या में भाग नहीं लिया था और यह
11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा से युद्ध समाप्त हुआ। तो खून से सनी मानवता 4.25 वर्ष के महाविनाश का मूल्य आंकने को तत्पर हुई। इस युद्ध में 10 खरब रुपया प्रत्यक्ष रूप से खर्चा हुआ और जान माल की भी परोक्ष की हानि भी हुई थी। तो यह एक बहुत ही भयानक युद्ध था दोस्तों। आप सब जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध काफी, इसमें बहुत सारे इसके परिणाम हुआ। आर्थिक इतिहास पूरा कमजोर हो गया, आर्थिक विनाश कमजोर हो गया, बहुत सारे सैनिक मारे गए, भारत के बहुत सैनिक मारे गए थे, आप सब जानते हैं। तो यह युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, जो कि एक मित्र राष्ट्रों का उभरना और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पावरफुल बनना प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही उत्तरदायी माना जाता है। जर्मनी की जो नीति थी वह उसके विपरीत थी, जर्मनी जबरदस्ती कार्य करता था, आप सब जानते हैं। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत होती है। धीरे धीरे कुछ समय के लिए युद्ध विराम लग जाता है, ऐसा लगता है कि अब विश्व में शांति बनेगी, लेकिन जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू कर देता है। हम आपको अगले वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जरूर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग खंड नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।